जय श्री राम बच्चों। क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 6 हेलो एल्कीन्स एंड हेलो एरीन्स। लास्ट क्लास में मैंने तुम लोगों को हेलो एल्केन्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ाया था, याद है कि भूल गए? आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज, यानी कि केमिकल रिएक्शंस। और केमिकल रिएक्शंस भी हम किसकी पढ़ने जा रहे हैं अभी? हेलो एल्केन्स। मतलब कुल मिला के हम लोग सिर्फ हेलो एल्केन्स ही पढ़ रहे हैं अभी, हेलो एरीन्स अभी नहीं आया है। समझ में आ गया? तो केमिकल रिएक्शंस में हम सिर्फ क्या पढ़ने जा रहे हैं? रिएक्शंस ऑफ हेलो एल्केन्स। तो कौन कौन से केमिकल रिएक्शंस हमें इसमें पढ़ने हैं वो मैं तुम्हें बता देता हूं। देखो, सबसे पहले हमें पढ़ना है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसके अंदर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। दूसरा हमें इसके अंदर क्या पढ़ना है? एलिमिनेशन रिएक्शन। और तीसरा रिएक्शन विद मेटल्स, रिएक्शन विद मेटल्स। समझ में आ गया? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फर्दर कितने टाइप का है? 2। इसमें हम लोग पढ़ेंगे SN1 रिएक्शन और SN2 रिएक्शन। समझ में आ गया? एलिमिनेशन रिएक्शन कितने टाइप्स का है बच्चों? 2। एलिमिनेशन रिएक्शन भी बच्चों कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का, E1 रिएक्शन और एक होता है E2 रिएक्शन। इसके अलावा एक और रिएक्शन भी होता है जो हमें अपने सिलेबस में नहीं पढ़ना है, वो है बच्चों E-CB रिएक्शन, यानी E- कंजुगेट बेस रिएक्शन। लेकिन हमारे सिलेबस में ये नहीं है, हम इसको नहीं पढ़ेंगे। ये दोनों पढ़ने हैं, ये दोनों डिटेल में पढ़ने, चारों पढ़ने, ठीक है। और फिर कुछ रिएक्शंस विद मेटल्स आ जाते हैं, जैसे रिएक्शन विद मैग्नीशियम, रिएक्शन विद सोडियम, रिएक्शन विद जिंक। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से हमको ये सारे केमिकल रिएक्शन वाला पार्ट खत्म करना है। चलें आगे। आज हम लोग सिर्फ क्या पढ़ने वाले हैं? सब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मतलब SN1 SN2 पे बाद में जाएंगे, पहले हमें ये समझना है कि होता क्या है। बच्चों, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के नाम से क्या समझ में आ रहा है? देखो, साफ बात ये समझ में आ रही है कि एक हेलो एल्केन्स के अंदर, एक हेलो एल्केन क्या होता है? RX। उस RX में होगा ये कि जैसे मान के चलो RX, ये हो गया अपना हेलो एल्केन, हेलो एल्केन। इसमें रिएक्शन हो रहा है न्यूक्लियोफाइल का। बच्चों, न्यूक्लियोफाइल पे नेगेटिव चार्ज होता है, तो ये पक्का क्या करने वाला है? इस X को रिप्लेस करने वाला है। जरा सोच के देखो, अगर ये X अपनी जगह से हट जाए और इसकी जगह न्यूक्लियोफाइल आ जाए तो क्या बन जाएगा? RNU प्लस X। कोई दिक्कत? जरा चेक करना, अटैक पहले किसने करा? इसीलिए इस रिएक्शन का नाम क्या है? न्यूक्लियोफिलिक। फिर उसने अटैक करके किया क्या? उसको X को, हेलोजन को क्या करा? सब्स्टिट्यूट। उसकी जगह वो खुद जाकर बैठ गया, इसीलिए इस रिएक्शन का नाम क्या हो गया? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इतनी बात समझ में आ गई? अब तुम्हें ये बात याद रखनी है कि वो कौन कौन से न्यूक्लियोफाइल होते हैं जिनकी वजह से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। समझ में आ गया? बच्चों, जरा याद करो, मैंने तुम्हें समझाया था CX, ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज है, हाँ या ना? अगर ये sp3 हाइब्रिडाइज है तो इसका मतलब इसमें S कैरेक्टर सबसे कम है। S कैरेक्टर कैसा है? सबसे कम, लीस्ट। अगर इसके अंदर S कैरेक्टर सबसे कम है तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा या इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा? इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा। कार्बन इलेक्ट्रोपॉजिटिव कह लो या कंपैरेटिवली लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन दिस X, हाँ या ना? इसकी वजह से क्या होगा, इस पर एक पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा।
पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। वो इसलिए क्योंकि एक तो यहाँ पे हैलोजन है, वो वैसे भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ खींचेगा, और ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, तो इस पर डेल्टा पॉजिटिव और x पर डेल्टा नेगेटिव चार्ज आएगा। इतनी बात समझ में आ गई। अब अगर मान लो कोई न्यूक्लियोफाइल के साथ इसका रिएक्शन हो भी जाता है, तो तुम्हें अच्छे से पता है न्यूक्लियोफाइल क्या करता है, उस पर नेगेटिव चार्ज है, वो ऐसी जगह जाके अटैक करेगा जहां पर पॉजिटिव चार्ज होगा, तो ये सीधा जाके अटैक करेगा किस पे, इस कार्बन पे। तो ये कैसा बच जाएगा बच्चों, CNUXHHH। क्या ये पॉसिबल है बच्चों? कितने बॉन्ड बन रहे हैं? 5 पॉसिबल है। तो इसका मतलब ये है कि पक्का ये बॉन्ड बनने जा रहा है और ये वाला बॉन्ड टूटने जा रहा है, तो इसका मतलब ये इंटरमीडिएट स्टेट हो गई। ऐसा कुछ हुआ होगा, हाँ या ना? और फिर उसके बाद कार्बन के साथ बॉन्ड बन गया Nu का, और X हो गया हमारा अलग। समझ में आ गया? ये कहानी क्लियर हो गई। अब तुम्हें ये बात याद रखनी है, न्यूक्लियोफाइल कहाँ पे अटैक करता है? हैलोजन पे या कार्बन पे? क्यों? क्योंकि उसके पास पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। क्यों? क्योंकि वह sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। क्यों? क्योंकि उसका S कैरेक्टर बहुत कम है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। क्लियर हो गया? चलें आगे। इससे भी कुछ लिखने की जरूरत तो नहीं है ना? अब देखना हमको ये है कि कौन कौन से न्यूक्लियोफाइल हैं जो अटैक कर सकते हैं कार्बन पे। तो बच्चों देखो यहाँ पे एनसीईआरटी में तुम लोगों को एक टेबल दिया हुआ है, यहाँ पे मिला ये वाला एक टेबल दिया हुआ है। इस टेबल में आपको सारे न्यूक्लियोफाइल दिए हुए हैं कि कौन सा न्यूक्लियोफाइल अगर हेलो एल्केन से रिएक्ट करेगा तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, उसका नाम क्या होगा, और उस मॉलिक्यूल के अंदर न्यूक्लियोफाइल कौन है। करें शुरू। तो देखो सबसे पहले हमको दिया हुआ है NaOH नंबर 1। RX का रिएक्शन हमने किससे कर दिया बच्चों? NaOH से। क्या बनेगा जल्दी बता दो, जल्दी बोलो। ROH प्लस NaX, यानी इसका नाम लिखने की जरूरत तो नहीं है, ये सबको पता है सोडियम हाइड्रोक्साइड है। क्या बना बच्चों यहाँ पे प्रोडक्ट, क्या बना ये बताओ? अल्कोहल। और ये क्या बना, मान लो यहाँ पे Cl होता तो NaCl या NaBr बन के अलग हो जाएगा। समझ में आ गया? अच्छा बच्चों यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल कौन था? सबसे जरूरी और अहम बात यहाँ पर ये है कि यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल की तरह कौन बिहेव कर रहा था? NaOH या सिर्फ OH? OH माइनस। समझ में आ गया? क्योंकि ये जो NaOH है ये जब टूटेगा तो बनेगा Na प्लस और OH माइनस। तो जो न्यूक्लियोफाइल है वो यहाँ पे कौन था? OH माइनस, ना कि NaOH। क्लियर हो गया? चलें आगे। देखो इसमें हमें समझना ये है कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कैसे हुआ है वो तो समझ में आ गया, लेकिन तुम्हारे मतलब का यहाँ पर तुम्हें क्या मिला वो समझ में आया तुम्हें? मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ वो समझ में आ रही है बात? सर आप ही की बात तो समझ में नहीं आती। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आपने अभी तक अल्कोहल से हेलो एल्केन के प्रिपरेशन पढ़े थे, याद है कि नहीं? अल्कोहल से हेलो एल्केन कैसे बनाओगे ये तो मालूम है, बहुत सारे रिएक्शन पढ़े थे, PCl3, PCl5, थायरिल क्लोराइड, NaBr, लूकास रिएजेंट, याद है? लेकिन मान लो कन्वर्जन में कोई क्वेश्चन ऐसा आ गया या कभी आपको जरूरत पड़ गई कि आप हेलो एल्केन से अल्कोहल बना के दिखाओ, तब क्या करोगे? समझ में आ गया? तो यहाँ पर मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि ये बात अपने दिमाग में रखो कि कोई भी रिएक्शन कहीं भी यूज हो सकता है। समझ में आ गया? चले आगे। नंबर 2, इस बार RX का रिएक्शन कर दिया मैंने वाटर से। बच्चों बताओ क्या बनेगा? यहाँ पर भी बनेगा ROH प्लस NaX। क्लियर हो गया? ठीक है। वैसे भी देखो हमें ना सॉरी Na कहाँ से आ गया? अरे Na कहाँ से आ गया भाई? HX बनेगा, HX। देखो वैसे भी हमें इस बाई प्रोडक्ट से कोई लेना देना नहीं है, हमें इससे लेना देना है खाली कि यहाँ पर क्या बनेगा। तो बच्चों यहाँ पर भी क्या बना?
अल्कोहल। समझ में आ रहा है? H2O जब टूटेगा तो क्या बनेगा? H प्लस और OH माइनस। तो OH माइनस यहाँ पर आकर अटैक करके ROH बना दिया इसने, और ये H इस X के साथ बना देगा HX। तो जरा चेक करो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल की तरह कौन बिहेव कर रहा है। समझ में आ गया? यानी अब तुम्हारे पास हेलोएल्केन से अल्कोहल बनाने के कितने मेथड हो गए? 2। क्लियर हो गया? नंबर 3, RX प्लस NaOR डैश। बताओ बच्चों क्या बनेगा? ROR डैश प्लस NaX। हालांकि इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है फिलहाल, पर यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल की तरह कौन बिहेव कर रहा है बच्चों? OR डैश। मतलब आप ऐसे समझो, ये जो NaOR था, ये बॉन्ड यहां से टूटा है, एक बन गया Na प्लस और एक बन गया OR डैश। समझ में आ रहा है? इस पे नेगेटिव चार्ज रहा होगा। तो ये OR डैश जो है ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है और इस R के साथ जुड़कर क्या बना देगा बच्चों? ये लो, हेलोएल्केन से ईथर बनाना भी आ गया और साथ में हमको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी समझ में आ गया। तो ये 2 बातें मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, क्योंकि अभी तुमने शायद बैक एक्सरसाइज की, तुमने कन्वर्जन वाले क्वेश्चन नहीं करे हैं। कदम कदम पे ऐसे ही क्वेश्चन मिल जाएंगे। चलते हैं आगे। नंबर 4 क्या दिया हुआ है? RX प्लस NaI क्या बनेगा? RI प्लस NaX। यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल की तरह कौन बिहेव कर रहा है? I। अब ये NaI जब टूटेगा तो क्या बनेगा? समझाओ, ये समझ गए? क्या बन गया? अल्काइल आयोडाइड। ये रिएक्शन पढ़ा सा नहीं लग रहा? याद आया कुछ? ये कौन सा रिएक्शन है? हैलोजन एक्सचेंज मेथड। जरा चेक करो, खाली हैलोजन एक्सचेंज हुआ है, हाँ या ना? तो वो भी एक न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन ही था। आगे चलते हैं। नंबर 5, RX प्लस NH3। बताओ बच्चों क्या बनेगा? R NH2 प्लस HX। ये जो NH3 है ना बच्चों, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं H NH2, और ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा। समझ में आ गया? तो NH2 पर कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव। H पर प्लस का, तो HX के साथ जुड़ के बनेगा HX और NH2R के साथ जुड़ जाएगा। समझ में आ गया? क्या बन गया ये? 1 डिग्री अमाइन। क्या बन गया? 1 डिग्री अमाइन NH2। नंबर 6, RX प्लस NH3 के अलावा हमको दिया हुआ है R डैश NH2। R डैश NH2। बताओ बच्चों क्या बनेगा? NH2 R NH2 ही बनेगा। नहीं, सॉरी, एक गड़बड़ हो गई है। देखो पिछली बार हमने यहाँ पर क्या किया था, जरा चेक करो। जो ये NH3 है, इसको हमने ऐसे लिखा था, याद है? और यहाँ से एक बॉन्ड टूट गया था, यानी अलग कौन हुआ था? हाइड्रोजन। सेम यहाँ पर भी यही होने वाला है। इस बार चेक करो, यहाँ पर क्या है बच्चों? R डैश NH2, R डैश NH2। लेकिन हम इसको ऐसे नहीं लिखेंगे। हम इसको कैसे लिखेंगे? हम इसको ऐसे लिखेंगे H NH R डैश, और H ही अलग होगा इस बार भी। तो न्यूक्लियोफाइल की तरह कौन बिहेव कर रहा है बच्चों? NH R डैश। क्लियर हो गया? समझ में आई बात? तो बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा, जल्दी बोलो। इस हिसाब से X यहाँ से गया, H के साथ जुड़ के HX बन गया। R के साथ कौन जुड़ा? N। N के साथ कौन जुड़ा हुआ है? R डैश और एक H। ये क्या है बच्चों? ये भी अमाइन है, ये है 2 डिग्री अमाइन। N के साथ तीनों हाइड्रोजन होते हैं तो अमोनिया। N के साथ एक चेन जुड़ी हो कार्बन की तो 1 डिग्री अमाइन, और ये है ना 1 डिग्री अमाइन। अगर N के साथ 2 कार्बन चेन जुड़ी हो तो 2 डिग्री अमाइन, और तीनों कार्बन चेन अगर जुड़ी हुई हो तो वो हो जाता है 3 डिग्री अमाइन। याद रहेगा? चलें आगे। तो बच्चों अब इसको ना इरेज करने का समय आ गया है। ये कॉपी में नोट डाउन कर लोगे?
अच्छा यहाँ से सीखा क्या, एक बार दोबारा दोहरा के मुझे बता दो। हेलो एल्केन से अल्कोहल बनाने के दो मेथड मिल गए, वाटर के साथ रिएक्ट करा दो, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करा दो, क्लियर हो गया। 1 डिग्री और 2 डिग्री अमाइन बनाना आ गया। देखो मैं तुम्हें एक बात और बता देता हूँ बच्चों, अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हो ना, तो तुम ये मत सोचना कि ये अलग चैप्टर है, वो अलग चैप्टर है, ये अलग चैप्टर है। जब ये पूरी बुक पढ़ लोगे ना पार्ट 2, तब तुम्हें पता चलेगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरी मिला के वो एक ही है। समझ में आ गया। जैसे कि एक चैप्टर निकालो अमाइन वाला, निकालो जल्दी, अमाइन चैप्टर निकालो, मिल गया। फ्रंट पेज पे आ जाओ, देखो फ्रंट पेज पे तुमको मिल जाएगा 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइन, मिला। चेक करो स्ट्रक्चर दिया हुआ है पूरा, 1 डिग्री अमाइन, फिर 2 डिग्री अमाइन दिया हुआ है, और फिर 3 डिग्री अमाइन दिया हुआ है ना। तो पक्का अंदर प्रिपरेशन भी दिए होंगे, नहीं मिला? अरे ये ना बेटा फ्रंट वो दिया तो है, स्ट्रक्चर मिल गया ना, तो अंदर इसकी प्रिपरेशन भी दिए होंगे ना, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री है। और आपने यहीं पे ये बात पहले ही चैप्टर में रख ली कि कैसे मुझे 1 डिग्री अमाइन बनाना है, कैसे 2 डिग्री बनाना है, और अगला इसके बाद 3 डिग्री ही आएगा ऑब्वियसली। चलो बना देते हैं। ये हो गया हमारा 2 डिग्री अमाइन। तो 3 डिग्री अमाइन के लिए क्या करोगे बच्चों, दिमाग लगाओ। RX के साथ कोई ऐसा अमोनिया का कंपाउंड लोगे जिसमें R डैश R डबल डैश और एक H रहा होगा, H टूट के अलग हो जाएगा, क्या बनेगा R N R डैश R डबल डैश प्लस HX, क्या बन गया। तो आपने तो पहले ही चैप्टर में याद कर लिया ना अमाइन बनाने का प्रोसेस, नहीं आया समझ? तो ये चीज आपको वहां भी हेल्प करेगी। अल्कोहल बनाने का मेथड आपको पता लग गया। अब आप चेक करो नेक्स्ट चैप्टर अल्कोहल का ही है, अल्कोहल फिनॉल ईथर, हाँ या ना? तो पक्का अल्कोहल का प्रिपरेशन आएगा, तो ढूंढ लेना वहां पे, ये जरूर मिलेगा तुम्हें। तो मैं तुम्हें ये देखो मैं तुम्हें समझा तो यही रहा हूँ ऑफिशियली कि केमिकल रिएक्शन में हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही पढ़ रहे हैं, वो कर रहा है सब्स्टिट्यूट, दिख रहा है आराम से हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं तुम्हें ये भी समझा रहा हूँ कि तुम्हारे पास एक तरीका आ गया है ये प्रिपेयर करने का, ये भी साथ के साथ दिमाग के किसी कोने में रखते हुए चलो काम आएगा। तो यहाँ पे क्या था, N R डैश R डबल डैश, ये था न्यूक्लियोफाइल। आगे बात समझ में, चले आगे चलते हैं बच्चों नंबर 7 पे। जरा चेक करो RX के साथ इस बार कौन रिएक्ट कर रहा है, KCN। अब एक इंटरेस्टिंग चीज आ रही है बच्चों, फटाफट बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा, RCN प्लस KX। यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल की तरह कौन बिहेव कर रहा है बच्चों, CN साइनाइड, और यहाँ पर ये C वाली साइड से अटैक करेगा। समझ में आ गया, यानी कि साइनाइड में C और N के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, समझ में आ गया, और ये C वाली साइड से अटैक करेगा। तो इस प्रोडक्ट का नाम क्या हो गया बच्चों, साइनाइड, अल्काइल साइनाइड। क्लियर हो गया। लेकिन बच्चों अब बताओ क्या होगा, नंबर 8, इस बार RX का रिएक्शन AgCN से हो रहा है, क्या प्रोडक्ट बनेगा, अब बनेगा नाइट्रोएल्केन। देखो प्रोडक्ट दिखता तो ऐसा ही है कि RCN बन रहा है, बट एक्चुअली ये RNC है, मतलब कि N वाली साइड से इस बार अटैक हुआ है। प्रोडक्ट क्या बनेगा, RNC प्लस KX, यानी इस बार न्यूक्लियोफाइल कौन हो गया, NC, और इस बार N वाली साइड से अटैक हुआ है, सॉरी हाँ यहाँ पर KX नहीं बनेगा, AgX बनेगा, AgX। इस प्रोडक्ट का नाम क्या है बच्चों, आइसो साइनाइड। क्लियर हो गया। जरा चेक करो, ये एक ऐसा न्यूक्लियोफाइल निकला, अब हमारे हाथ एक ऐसा न्यूक्लियोफाइल लग गया है जिसके दो अटैकिंग सेंटर्स हैं, मतलब जो दो साइड से अटैक कर सकता है। ऐसे न्यूक्लियोफाइल्स को बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं, एम्बिडिएंट न्यूक्लियोफाइल। समझ में आ गया, एक ऐसा न्यूक्लियोफाइल जो वक्त पड़ने पर इस साइड से भी अटैक कर सकता है, सी वाली साइड से, चेक कर लो साइनाइड वाले में, और एन वाली साइड से भी अटैक कर सकता है। चेक करो यहाँ पे एनसी बना है, हाँ या ना। तो ऐसे न्यूक्लियोफाइल
जिनके दो अटैकिंग सेंटर्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं बच्चों? क्या बोलते हैं? एम्बिडियंट न्यूक्लियोफाइल। तो इसको हम लोग बाद में डिफाइन करेंगे, पहले एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मान के चलो RX के साथ बच्चों रिएक्शन हो रहा है KNO2 का, क्या प्रोडक्ट बनेगा? RONO प्लस KX, या हम इसको ऐसे ही बोल सकते हैं, इसको ऐसे लिख लो ना शॉर्ट में, ONO2। समझ में आ गया? यानी इसने किस साइड से अटैक करा है? O वाली साइड से। न्यूक्लियोफाइल तो यहाँ पे, अरे ये हो क्या रहा है भाई? ऐसा क्यों हो रहा है बच्चों? अरे NO2 है ना, दो ही तो ऑक्सीजन है, एक यहाँ लगा दिया ना, वो देखा ही नहीं मैंने, एक ये रहा और डबल बॉन्ड बना के एक इधर बना दिया, ठीक है। कहने का मतलब यहाँ पर ये है न्यूक्लियोफाइल तो NO2 ही है, लेकिन वो अटैक किस साइड से कर रहा है? ऑक्सीजन वाली साइड से। समझ में आ गया? और यही न्यूक्लियोफाइल जब मैं Ag के साथ लेता हूं, जैसे RX प्लस HeNO2, तो क्या बनेगा बच्चों? RNO2 प्लस AgX। समझ में आ गया? इस प्रोडक्ट का नाम क्या है बच्चों? इस प्रोडक्ट का नाम क्या है? इस प्रोडक्ट का नाम है आइसोनाइट्राइल, नहीं सॉरी, अल्काइल नाइट्राइल, अल्काइल नाइट्राइल। और इस प्रोडक्ट का नाम क्या है? इसका नाम है नाइट्रो एल्केन। नाइट्रो, यहां पर भी न्यूक्लियोफाइल NO2 ही है, लेकिन यहां वो N वाली साइड से अटैक कर रहा है और इस केस में वो O वाली साइड से अटैक कर रहा है। तो इन चारों न्यूक्लियोफाइल्स को हम क्या बोलेंगे कलेक्टिवली? ये दोनों कौन है? ये दोनों कौन है? ये चारों ही एम्बिडिएंट न्यूक्लियोफाइल है। तो एक काम करते हैं, इसको ना अलग से डिफाइन कर देते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय एम्बिडिएंट न्यूक्लियोफाइल? क्या होता है बच्चों एम्बिडिएंट न्यूक्लियोफाइल? those nucleophiles that can be attacked from two centers या sites are called ambidient nucleophile. मैंने क्या लिखा है? दैट कैन, अरे ये दैट, देखो बेटा मेरी बात सुनो, ये कोई इंग्लिश तो है नहीं, अभी हमारा कोई इंग्लिश का पेपर तो चल नहीं रहा, ना ही हम डेफिनेशन को कोई वो कर रहे हैं। हाँ यहाँ पर अटैक आएगा, ये ठीक है, समझ में आ रहा है। लेकिन अभी जो मैंने बताया वो समझो, ये मैंने लाइव एग्जांपल तुमको यहाँ पर लिख के दिखाया है और यहाँ पर एक डेफिनेशन लिखी हुई है, यानी ऐसा न्यूक्लियोफाइल जो दोनों साइड से अटैक कर सकता है उसको क्या बोलते हैं? एम्बिडिएंट न्यूक्लियोफाइल। समझ में आ गया? जैसे कि एक बार और देख लो, अगर KNO2 है तो ये किस साइड से अटैक करेगा? O वाली साइड से। अगर AgNO2 है तो ये किस साइड से रिएक्ट करेगा? N वाली साइड से। सेम ऐसे ही उसका है, साइनाइड का है, KCN किस साइड से रिएक्ट करेगा? C वाली साइड से। और अगर Ag के साथ जुड़ा हुआ है साइनाइड तो किस साइड से अटैक करेगा? N वाली साइड से। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? तो ये दोनों ही क्या हो गए? ये दोनों एम्बिडिएंट न्यूक्लियोफाइल हो गए। ऐसा नहीं है कि न्यूक्लियोफाइल अलग अलग है, न्यूक्लियोफाइल वही है, अटैक अलग अलग वाली साइड से कर रहा है। तो एम्बिडिएंट न्यूक्लियोफाइल कितने हुए? 4 या 2? 2। अब सवाल ये है कि जब भी Ag के साथ कोई एम्बिडिएंट न्यूक्लियोफाइल जुड़ा होता है तो वो नाइट्रोजन वाली साइड से ही अटैक करता है, और जब K वाली साइड से जुड़ा, जब K के साथ हम लेते हैं कोई ऐसा न्यूक्लियोफाइल जो पोटेशियम के साथ जुड़ा हुआ है, तब वो रिएक्ट करता है अदर एटम से, नाइट्रोजन वाली साइड से नहीं करता। उसके पीछे रीजन क्या है? तो बच्चों चेक करो, एनसीईआरटी के अंदर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, निकालो। एक सॉल्व एग्जांपल हमको दिया हुआ है, एग्जांपल 6.5।
पेज नंबर 171 न्यू बुक में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ ये मिल गया, इसको अपनी कॉपी में मार्क कर लेना, लिख लेना। जो लोग वीडियो देख रहे हैं उनको मैं बता देता हूं, यहाँ पर देखो एग्जांपल 6.5 दिया हुआ है, ये एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल से ही रिलेटेड है। करें शुरू। देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, हेलो एल्केन्स रिएक्ट विद KCN टू फॉर्म अल्काइल साइनाइड एज द मेन प्रोडक्ट व्हाइल AgCN फॉर्म्स आइसोसाइनाइड एज द चीफ प्रोडक्ट। एक्सप्लेन। वो यही कह रहा है कि जब साइनाइड K के साथ जुड़ा हुआ था तब वो C वाली साइड से अटैक करता है, और जब वो Ag के साथ जुड़ा होता है न्यूक्लियोफाइल हमारा साइनाइड, तो वो N वाली साइड से रिएक्ट करता है। क्यों? तो देखो इसने इसका क्या रीजन दिया है, KCN is predominantly ionic and provides cyanide ion in the solution। देखो उसने ये तो क्लियर कर दिया, जो KCN है ये आयनिक, यहाँ पर कौन सा बॉन्ड बन रहा है, आयोनिक। तो अगर ये टूटेगा तो हमको क्या मिलेगा, साइनाइड आयन। देखो एक तो K प्लस मिलेगा और साइनाइड माइनस आयन मिलेगा। लेकिन साइनाइड को भी अगर हम डिटेल में देखें तो दिखता तो वो ऐसा ही है, हाँ है ना, समझ में आ रहा है। K के साथ C जुड़ा हुआ था ना, तो ये बॉन्ड टूटा तो एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गया, एक अपना वाला इसने ले लिया, तो ये CN बॉन्ड बन गया। तो KCN is predominantly ionic and provides cyanide in the solution. Although both carbon and nitrogen atoms are in a positive, are in position, carbon and nitrogen atoms are in position to donate electron pair. The attack takes place mainly through carbon atom and not through the nitrogen atom, since CC bond is more stable than CN bond. इसने क्या बोला कि अटैक ही अभी भी दोनों साइड से कर सकता है साइनाइड का आयन, लेकिन CC बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगा। क्योंकि देखो इसका बॉन्ड किससे बनना है, R से। साइनाइड RX को रिप्लेस करके उस X की जगह C आएगा ना, तो R का मतलब क्या है, कार्बन चेन आ रही है, तो CC बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगा। ये बॉन्ड कैसा है, स्ट्रॉन्ग एज कंपेयर टू CN बॉन्ड। तो इसीलिए ज्यादा प्रोबेबिलिटी इसकी है कि वो C वाली साइड से अटैक करे। समझ में आ गया। और दूसरे केस में उसने बोला however AgCN is mainly covalent in nature। AgCN बॉन्ड कैसा है, कोवेलेंट है। तो जब कोवेलेंट बॉन्ड टूटेगा तो क्या होगा, अपना अपना इलेक्ट्रॉन दोनों ले लेंगे, तो नाइट्रोजन इज फ्री टू डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर फॉर्मिंग आइसोसाइनाइड एज द मेन प्रोडक्ट। मतलब आप ऐसे समझ लो, इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर रहा हूं। ये समझाने के लिए ये वाला पार्ट इरेज कर दो बच्चों, ये नोट डाउन कर लोगे कॉपी में 4 रिएक्शंस। चलो देखो, अगर हम KCN की बात करेंगे तो ये बॉन्ड कैसा है बच्चों, आयोनिक। आयोनिक बॉन्ड में क्या होता है, जब बॉन्ड टूटता है, देखो NaCl भी आयोनिक बॉन्ड है, जब ये बॉन्ड टूटता है तो ये एक दोनों इलेक्ट्रॉन Cl ले लेता है, दोनों के दोनों क्या बन जाएगा, Cl माइनस, और Na पर रह जाता है प्लस, हाँ या ना, ऐसा होता है। तो इसने भी बोला कि ये बॉन्ड आयोनिक है, तो जब ये बॉन्ड टूटेगा तो चेक करो क्या बनेगा, K पर प्लस का चार्ज, और साइनाइड पर क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन साइनाइड के पास गए हैं तो C माइनस N। एक रीजन तो ये हो गया, और दूसरा उसने ये बोला कि साइनाइड जब उस कार्बन चेन से जुड़ेगा ना जाके, ये साइनाइड जब जुड़ेगा तो कार्बन और कार्बन का बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा बजाय नाइट्रोजन कार्बन बॉन्ड के, तो ये बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए क्या बनता है प्रोडक्ट, मेन प्रोडक्ट साइनाइड। लेकिन अगर Ag की अगर हम बात करें, अगर मैं AgCN की बात करूं बच्चों, तो ये बॉन्ड कैसा है, कोवेलेंट। ये बॉन्ड कैसा है, और कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है बच्चों, जब बॉन्ड टूटता है तो दोनों अपना अपना एक एक इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं। तो Ag ने अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया, साइनाइड ने अपना एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो जब इलेक्ट्रॉन ले ही लिया है तो डॉट ही आएगा या तो, हाँ या ना, और नाइट्रोजन के पास क्या आएगा, इस तरीके से। तो इसमें होता ये है कि ये जो दो इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये क्या बन जाएगा, C डबल बॉन्ड N माइनस। समझ में आ गया। तो वो N वाली साइड से अटैक आसानी से कर सकता है, और वही बनता है मेन प्रोडक्ट। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। तो एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल में तुम्हें ये बात याद रखनी, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार आ भी चुका है।
चले आगे बच्चों, देखो अब हम जा रहे हैं अगले रिएक्शन पे। रिएक्शन नंबर, मेरे ख्याल से नंबर मुझे याद नहीं है, 7, 8, 10, 11। अब हम RX का रिएक्शन करने जा रहे हैं किससे? R डैश COOAG से। बच्चों क्या बनेगा वो आपको तभी पता चलेगा अगर आपको न्यूक्लियोफाइल पता है। तो यहाँ पे देखो, इतना तो मैं अंदाजा लगा पा रहा हूँ, बच्चों दिमाग लगाओ कि AG वाला बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ पे O वाली साइड से ऐसे पलट के R से जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे बन गया R डैश COO। ये हमारा क्या बन गया? न्यूक्लियोफाइल। तो जरा चेक करो, AG के साथ तो अपना X चला जाएगा, सही है। प्रोडक्ट बनेगा R OOC R डैश। तो समझ में आया क्या बन गया ये? एस्टर। मतलब अगर तुम ठीक से देखोगे तो तुम्हें समझ में आएगा C डबल बॉन्ड O R डैश R ऐसा बन रहा है। मतलब इस साइड R है, इस साइड R डैश है, और इस वाले कंपाउंड ने O वाली साइड से अटैक करा है इसके ऊपर। समझ में आ गया? इसीलिए यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल कौन बना? RCOO माइनस, क्योंकि इससे AG अलग हो गया ना इसलिए, और यहाँ प्लस लगा दो। तो देखो कितने सारे, मतलब मेरे को लगता है ऑलमोस्ट सारे ही फंक्शनल ग्रुप तुमने बना लिए। सारे ही फंक्शनल ग्रुप तुमने हेलोएल्केन और हेलोएरिन से बना लिया। अल्कोहल बना लिया, अमाइन बना लिया, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, साइनाइड बना लिया। साइनाइड से और भी बहुत सारे कंपाउंड बनाए जा सकते हैं, आइसोसाइनाइड, नाइट्रो ग्रुप, एस्टर, ईथर। तो बचा क्या? अल्कोहल भी बना लिया। समझ में आया? हाँ, तो एस्टर बन गया ना, एस्टर का रिडक्शन कर देंगे, बन जाएगा एल्डिहाइड और कीटोन। मैंने तुम्हें एक चेन बताई थी ना 11th में कि ऑक्सीडेशन करने पर क्या बनता है, रिडक्शन करने पर क्या बनता है। तो इसका रिडक्शन करोगे तो क्या बनेगा? एल्डिहाइड कीटोन नहीं बनेगा। थोड़ा दिमाग भी तो यूज करोगे, या यही रट लोगे खाली। चलते हैं आगे। अगला रिएक्शन है LiAlH4 प्लस RX। बताओ बच्चों क्या बनेगा? यहां पर एक देखो, अगर तुम्हें याद हो तो ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, हाँ या ना? और रिड्यूसिंग एजेंट क्या डोनेट करता है? हाइड्रोजन। यानी ये इसको क्या दे देगा? हाइड्रोजन। तो क्या बन गया? RH प्लस कुछ भी अपना बाई प्रोडक्ट बन गया होगा, हमें उससे कोई लेना देना, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। समझ में आ गया? कॉमन सेंस यूज करो। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग और एक्सपेंसिव रिड्यूसिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स भी होते हैं बहुत सारे, रिड्यूसिंग एजेंट भी होते हैं। मैंने तुम्हें नाम याद करवाए थे 11th में, एक दिन फिर से लिस्ट बनाएंगे इसकी। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। अगर इसका रिएक्शन इससे कराओगे तो इसको देगा क्या? हाइड्रोजन, और दे के रहेगा। तो ये X यहाँ से रिमूव होगा और बन जाएगा RH। क्लियर हो गया? तो देखो यहाँ से आपने एक और बहुत अच्छी चीज सीख ली, हेलो एल्केन से अल्केन कैसे बनाते हैं। समझ में आ गया? चलते हैं अगले रिएक्शन पे। अल्केन से तो हेलो एल्केन कोई बना लेगा, हेलो एल्केन से अल्केन कैसे बनाओगे? ऐसे बनाओगे। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों? न्यूक्लियोफाइल H। चले आगे। एक हमको दिया हुआ है नंबर 3, RX का रिएक्शन दिया हुआ है R डैश M प्लस से। M मान लेते हैं कोई मेटल है, तो बच्चों क्या रिएक्शन होगा बताओ? R डैश प्लस MX। अगर ये मेटल है तो ये इसका रिएक्शन पक्का किससे होगा? तो बन गया MX, बचा R डैश। तो न्यूक्लियोफाइल क्या बन गया? R डैश। देखो न्यूक्लियोफाइल क्या बन गया? आसान चीज है। न्यूक्लियोफाइल एक बार पता लग गया, प्रोडक्ट क्या बनेगा? आसान चीज है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, ये सब समझ में आ रहा है, मजेदार है, आसान है। हम इसको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कैटेगरी के अंदर क्यों पढ़ रहे हैं वो भी समझ में आ गया। यहाँ पर क्या बन गया? ये भी एक अल्केन बन गया। लेकिन मजे की बात क्या है जो आपने सीखी, जो आपके काम आएगी, जो आपको अभी नहीं दिख रहा है, जो आपको तब समझ में आएगा कि जब पूरी बुक खत्म हो जाएगी। मजे की बात ये है कि आपने इसको यूज करा है एसेंट ऑफ चेन में। इसका मतलब समझे? आपने चेन लंबी कर दी। आपके पास कोई मेथड है ऐसा जिससे आप चेन लंबी कर सको?
तो याद रखना न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंडर अगर मैं RX का रिएक्शन R' से कर दूं, कोई यहाँ पर सपोज मेटल है तो यहाँ पे R' बन जाएगा। तो आप देख लेना, मान लो मुझे यहाँ पे 6 मान लो हेक्सेन चाहिए, तो मैं यहाँ पे क्या लूंगा, क्लोरोप्रोपेन, और यहाँ भी प्रोपेन ले लूंगा, 3 कार्बन की चेन, या इधर 4 लोगे तो इधर 2 लेना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? 6 कार्बन आ जाएंगे यहाँ पे। नहीं आ रहा समझ में? बच्चों इसको अगर तुम ठीक से देखोगे ना तो तुम पहचान पाओगे कि ये वुड्स रिएक्शन है, ये वुड्स रिएक्शन ही है। चेक कर लो, यहाँ पे क्या है, Na। मेरे ख्याल से शायद ये वो नहीं है, वो ड्राई एसिटोन में होती थी, वो इसके जैसा है, वो सॉरी ये नहीं है, वुड्स नहीं है, वुड्स के जैसी अपीयर हो रही है पर वुड्स नहीं है, पर चेन उसमें भी लंबी होती थी। वो सोडियम क्या करता था, दोनों से एक हैलोजन ले लिया करता था। तो कुछ वैसा ही हो रहा है, ये मेटल इसको R' दे दे रहा है, इससे X ले दे रहा है, वुड्स नहीं है बट उसके जैसा अपीयर हो रहा है और एसेंट ऑफ चेन में यूज होगा। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? तो बच्चों इसके बाद हम पढ़ेंगे SN1 एंड SN2 रिएक्शन, और वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। समझ गए? तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम। जय श्री राम।